हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिफ्थ लेक्चर ऑफ डेमो, जहां पर हम चैप्टर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस हम समझ रहे थे। ऑडिट एविडेंस मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है टू रीच टू द कंक्लूजन बेस्ड ऑन विच ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। तो वो सारी चीजें, जितने भी चीजें हम यूज करते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी हम ऑडिट एविडेंस कंसिडर करेंगे। राइट, अब आप आर्टिकल्स करते होंगे तो अलग अलग ऑडिट एविडेंसेस देखते ही होंगे, तो वो सारी चीजें ऐसे 500 के हिसाब से ऑडिट एविडेंस होती है। राइट, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए, क्योंकि बेस्ड ऑन विच हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और हमारा जो ओपिनियन रहेगा वो हम एक्सप्रेस करेंगे। रीजनेबल, अब हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। राइट, बट रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं है देता, बट वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, और वो हम तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे। तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना नेसेसरी है, और उसके लिए अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स भी हम कर सकते हैं। वो ऐसे 500 के हिसाब से हमने समझा हुआ है। राइट, चलिए, यहाँ पर जो आपको मॉड्यूल में दिया है वो तो बेसिक पॉइंट्स थे, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। राइट, और ये इनकंसिस्टेंसी इन डाउट्स रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंसेस वो हमने समझा था। फिर हमने और चीजें समझी थी, वो थी असर्शंस एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। असर्शंस क्या रहते हैं? जो भी रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट देते हैं, एक्सप्लिसिटली या अदरवाइज, मतलब कि एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइड जो भी रहते हैं, जो एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंक्लूड किए जाते हैं, यूज्ड बाय द ऑडिटर टू ऑडिटर टू कि क्या क्या टाइप के मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी आइटम्स प्रेजेंट की जाती है उसमें कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो वही मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या क्या पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, वही हमारे लिए असर्शंस रहता है, काइंड ऑफ चेकलिस्ट, चेक पॉइंट। तो असर्शंस है वो तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं: ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अकाउंट बैलेंसेस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के 5 असर्शंस है। अकरेंस, अकरेंस मतलब कि वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल में अकर होना चाहिए और पर्टेन टू द एंटिटी होना चाहिए। कंप्लीटनेस, जितने भी रिकॉर्ड होने चाहिए सभी रिकॉर्ड होने चाहिए, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन रिकॉर्डेड। एक्यूरेसी मतलब कि जो भी अमाउंट या डेटा हम प्रेजेंट करते हैं, जो भी अमाउंट या डेटा उस ट्रांजैक्शन के, वही एक्यूरेट होने चाहिए, अमाउंट एज वेल एज अदर डेटा। कट ऑफ, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में, या नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं। एंड क्लासिफिकेशन, जो भी अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया है वो सही होना चाहिए। तो ये 5 चीजें हमें देखनी रहती है। राइट, देन अकाउंट बैलेंसेस, एग्जिस्टेंस, जो भी एसेट लायबिलिटी या फिर इक्विटी है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, जितना रिकॉर्ड होना चाहिए एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी का, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो भी एसेट्स दिखाई है वो उसके ऊपर एंटिटी का ही राइट होना चाहिए, एंड जो भी लायबिलिटीज दिखाई है वो एंटिटी की ही ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। एंड वैल्यूएशन एंड अलोकेशन, जो भी अमाउंट दिखाई गई है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए, वो जो अमाउंट है वो सही होनी चाहिए। राइट, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जनरली ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स और अकाउंट बैलेंसेस का ही किया जाता है। तो वो जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स है उसके भी एसेंस इन दोनों के कॉम्बिनेशन ही रहेंगे। अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो भी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर हुआ है, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज एक्चुअल में एंटिटी के ही राइट या ऑब्लिगेशन है, उसी को प्रेजेंट या डिस्क्लोज होना चाहिए। जितने भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करने, इंक्लूड करने जरूरी है, वो सारे के सारे आना चाहिए। दैट इज कंप्लीटनेस। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में, कैपिटल, रेवेन्यू में, राइट, वो बराबर होना चाहिए। और तो और जो भी डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए फॉर द इंटेंडेड यूजर्स, जो भी इनका यूज करने वाले हैं उनको वो समझ में आना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए। एंड लास्ट, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, जो भी अमाउंट वगैरह प्रेजेंट करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन एज वेल एज फॉर अकाउंट बैलेंसेस, वो सही होनी चाहिए। राइट, तो ये सारे असर्शंस हैं। इसका कहीं ना कहीं यूज हम करने ही वाले, जो भी चेक कर रहे हैं ये इसी असर्शंस में से रहता है। राइट, ये असर्शंस हमें चेक करना है, उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। उसके लिए हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स है, मेनली 2 ऑडिट प्रोसीजर है: रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे 315 में समझाया हुआ है, ऐसे 315 हम आगे भी पढ़ेंगे। ऐसे 315 के हिसाब से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन एंड परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग of the entity and its environment, including its internal control,
to identify and assess the risks of material misstatement at the financial statement and assertion level. हम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं जिससे हमें एंटिटी के बारे में समझ में उसकी अंडरस्टैंडिंग मिले, उसके जो भी एनवायरनमेंट है, उसका जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है वो हमें समझ में आए। वो समझेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या टाइप के मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो मिसस्टेटमेंट्स का रिस्क कितना है, कौन से मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, क्या रिस्क है वो हमें पता चलेगा, और कितना रिस्क है वो हम असेस करेंगे। उसके बेसिस पर हम अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। रिस्क जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करनी रहेगी। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए हमारे पास है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं, उसको उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है वो हम चेक करते हैं। कंट्रोल्स है वो जनरली प्रिवेंट करते हैं या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को। तो वो जो प्रिवेंशन या फिर डिटेक्शन एंड करेक्शन का उनका जो वर्क है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। कंट्रोल्स है आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इन टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके लिए हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, राइट। ये भी हम सैंपल बेसिस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर सकते हैं। और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर जहां पर हम असर्शन लेवल पर डिटेक्ट करते हैं कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। ये एवरी ईयर कंपल्सरीली फॉलो करनी ही रहती है, क्योंकि जो हमारा रिस्क असेसमेंट किया है, वो रिस्क जो असेस किया है वो जजमेंटल है, और जो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स चेक किए हैं, बट इंटरनल कंट्रोल्स की खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो कभी भी हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई जो रिस्क हमने असेस किया है वो बराबर है या नहीं, या फिर जो भी कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशंस है वो शायद हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो हमें वो शायद मिल जाएगी, राइट। इसके अंदर भी दो पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी दो पार्ट है, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब कि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में हम एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, राइट। तो ये सारी प्रोसीजर्स करनी है, रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये करने के लिए हमारे पास 7 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। इंस्पेक्शन, जहां पर हम एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स या फिर फिजिकल असेट्स वगैरह का। ऑब्जर्वेशन, हम जो भी एंटिटी के स्टाफ मेंबर है वो जो करते हैं उनको हम लुक आउट करते हैं कि देखते हैं कि भाई वो बराबर कर रहे हैं या नहीं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो भी थर्ड पार्टी है, राइट, कंफर्मिंग पार्टी है हमारे लिए, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बैंक वगैरह जो एंटिटी के हैं, उनके पास से हम डायरेक्टली रिटर्न रिस्पॉन्स लेते हैं, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसका भी ऐसे 505 है जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। देन रिकैलकुलेशन, हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि भाई आइटम जो भी दिखाई है, अमाउंट जो भी दिखाई है वो बराबर है या नहीं। रीपरफॉर्मेंस, जो ऑलरेडी एंटिटी के स्टाफ मेंबर ने एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कर लिया है, उसी प्रोसीजर्स को हम फिर से इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगे, दैट इज रीपरफॉर्मेंस। एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है उसको इवेल्युएट करते हैं थ्रू प्लॉसिबल, मतलब कि लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। और इंक्वायरी, जो डिस्कशन वगैरह होता है वो फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी भी हो सकती है, और तो और वो इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है। इवन उनके जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो भी पार्ट ऑफ इंक्वायरी रहते हैं, राइट। ये नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है बट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो ये जो 7 ऑडिट प्रोसीजर्स है वो हम रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में करेंगे। रिस्क असेसमेंट में इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी कर सकते हैं, ये जनरली की जाएगी। बाकी की 3 प्रोसीजर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं हो सकता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे तो इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस और इंक्वायरी कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वहां पर हम सारी की सारी प्रोसीजर करेंगे। ये इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और इंक्वायरी पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो सकता है। और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में तो एनालिटिकल प्रोसीजर हम करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर का भी ऐसे है, ऐसे 520 वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने समझ लिया। ये सारी बेसिक चीजें हैं, डायरेक्टली आपकी मॉड्यूल में नहीं दी गई है बट इसका कहीं ना कहीं पर यूसेज आएगा, तो वो हमें समझना जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा 500 में एक और पॉइंट दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। हम क्या क्या और चीजें एज ऑडिट एविडेंस हम यूज कर सकते हैं। The auditor shall consider the relevance and reliability of the information to be used as audit evidence. हम जो भी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं उसका रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी हमें चेक करना होता है कि वो बराबर है या नहीं। जनरली उसे अप्रोप्रिएटनेस कहा जाता है। When information from management expert is used, the auditor shall evaluate following.
कुछ चीजें हम जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज करते हैं, उनके वर्क को चेक करते हैं, उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो चेक करते हैं, तब हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। दर्शन, क्या होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट? दर्शन। याद नहीं हो। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मतलब कि कोई भी पर्सन जो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, बट वो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग से जुड़े हुए नहीं है। तो जो भी पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है बट वो अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की फील्ड से है, तो उसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहा जाएगा। जनरली वो एस 15 या फिर इंड एस जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का है उसके हिसाब से जो ग्रेचुइटी है, मतलब कि जो भी रिटायरमेंट के फंड्स है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जितने भी रहते हैं, तो वो देने होते हैं। जो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी बनती है जब भी वो रिटायर होंगे, तब सारे के सारे एम्प्लॉइज नियर इन इन नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई तो बहुत बहुत टाइम बाद, 20-25 साल बाद भी रिटायर हो ऐसा भी होंगे। बट फिर भी हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, राइट, अकाउंटिंग में, और इसीलिए ये सारे प्रोविजनिंग हम अभी से करते हैं कि भाई ये फ्यूचर में तो हमारी लायबिलिटी बनने वाली है, तो उसको अभी से दिखाया जाए। इसीलिए वो ग्रेच्युइटी है, लीव एनकैशमेंट है, पेंशन वगैरह है, तो उसका प्रोविजनिंग अभी से करना है। बट कौन सा एम्प्लॉय कब छोड़कर जाएगा, कौन सा एम्प्लॉय की कब रिटायर होगा तब उनकी सैलरी क्या होगी, डेथ भी किसी की भी हो सकती है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो बहुत सारे वहां पर चांसेस है और वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेबल है और सारे अनसर्टेन है। इसीलिए उसका प्रोविजनिंग करना डिफिकल्ट होता है। सैलरी कितनी बढ़ेगी, 20-25 साल बाद कितनी होगी, वो भी एज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए वो मैनेजमेंट खुद उसका प्रोविजनिंग नहीं कर सकते। और तो और बीइंग एन ऑडिटर हम भी वो अच्छे से नहीं जान पाएंगे, हमें भी नहीं पता होगा। इसीलिए वहां पर एक्चुअरी को अपॉइंट किया जाता है। एक्चुअरी जो है उसका काम ही है ये वैल्यूएशन वगैरह करना। जनरली वो लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई इंश्योरेंस में प्रीमियम वगैरह भी वो डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए। ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट का जो भी प्रोविजनिंग करना है, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, वो एक्चुअली उनका प्रोविजनिंग कर देते हैं कि भाई कोई भी एम्प्लॉयज है वो नॉर्मली इंडिया का डेमोग्राफिक्स वगैरह देख के कुछ अजम्पशंस लेकर सैलरी वगैरह, सैलरी का डेटा, एम्प्लॉयज का डेटा ऑर्गेनाइजेशन के पास से लेकर उसके ऊपर assumptions वगैरह अप्लाई करके वो प्रोविजनिंग के हमें फिगर्स बताते हैं। और ये एएस और इंड एस के हिसाब से एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए ये करवाना कंपलसरी है। तो वो जो एक्चुअली है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो जो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हेल्प करता है, बट वो जो एक्चुअली है वो ना ही अकाउंटिंग ना ही ऑडिटिंग फील्ड के है। तो वो जो मैनेज वो एक्सपर्ट है वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है, पर उसका उसने जो वर्क किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए वो हमें चेक करना जरूरी हो जाएगा, राइट। तो जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं तो उसमें एक्चुअरी का रिपोर्ट आता है। जिनको भी एम्प्लॉय बेनिफिट के एस या इंड एस एप्लीकेबल है उनको उसके हिसाब से ही उनका प्रोविजनिंग करवाना कंपलसरी है, राइट। जनरली ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट सभी में दिखते हैं, पेंशन वगैरह है वो डिपेंड करते हैं। चलिए, तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो गया, ये एक्चुअली वन ऑफ द एग्जांपल है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनका वैल्यूएशन करवाया है, तो उसके लिए कोई भी इंजीनियर वगैरह है तो वो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकते हैं। ऐसे कोई भी पर्सन हो सकते हैं कि जिनकी एक्सपर्टीज का बेनिफिट लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं। तो जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज किया गया है तो उनके पास से जो इन्फॉर्मेशन, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में यूज की गई है, तो उसके रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने होंगे। और वो जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे वो तीन चीजों के लिए होंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई क्या वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो कॉम्पिटेंट है फॉर दैट वर्क, उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो जिस पर्पस के लिए अपॉइंट किए गए हैं उसी पर्पस के लिए उनको काम करना है। तो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए फॉर दैट वर्क, और उनकी ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन होनी चाहिए, तभी उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर हम रिलाई कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट उनको इन्फ्लुएंस करे और वो प्रोविजनिंग की फिगर से अमाउंट है वो चेंज कर दे। अगर ऐसा होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं प्रेजेंट करेगा, वो तो मिस स्टेटमेंट बन जाएगा, तो हमें तो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना रहेगा।
समझ में आ रहा है? तो वो ध्यान रखना है। सबसे पहले उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज और हमें उनकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, वो हम चेक करेंगे। उसके रिगार्डिंग हम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे। सेकंड, हमें चेक करना है कि उनका जो भी वर्क है उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या उन्होंने काम किया है वो बराबर है, क्या हम उसको यूज करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया उसकी हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो हमारे काम के लिए बराबर है या नहीं, क्या उसके उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो हमारे लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं, वो हम देखेंगे, राइट। So appropriateness of the expert's work. When using information produced by the entity, the auditor shall evaluate the reliability, completeness, accuracy of the information. तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क के बारे में हम ये चीजें देखेंगे, कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, और ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस की गई है बाय द एंटिटी, उसके लिए हम रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेक करेंगे कि वो बराबर है या नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क है उसका यहाँ पर आपको बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, राइट। आपकी जो ये SF 500 का हमें समझाया है, समरी दी गई है, उसमें इतना नहीं दिया है। बट जो आपका SF 500 का टेक्स्ट है, जो भी ऑडिट की प्रोनाउंसमेंट है जिसमें सारे एसेस इन डिटेल कवर अप किए गए हैं, तो उसमें से मैंने ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो समझना हमारे लिए जरूरी है। ये पीडीएफ में भी, ये पीडीएफ जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क का चेक करना, उसके रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना नेसेसरी है, और उसके बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें एप्लीकेशन दिया गया है, तो वो समझना जरूरी है। और आपको ये क्वेश्चन, ये एसेस इतने इन डिटेल नहीं पढ़ाया, फिर भी क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं। तो चलिए वो समझते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस, उसका मीनिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो मैंने समझाया, एन इंडिविजुअल or organization possessing expertise in a field other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the entity to assist the entity in preparing the financial statements. इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंटिंग या ऑडिटिंग के अलावा के लोग हैं और उनकी फील्ड का यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में किया जाता है, तो उसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहा जाता है। जनरली उसके एग्जांपल में एक्चुरी आता है। आपने अगर ऑडिट किए हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, तो एक्चुरियल रिपोर्ट जो है वो जनरली देखने को मिलता है। When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of the expert's work for the auditor's purposes, जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज किया गया है तब हमें क्या क्या चेक करना है, इवेल्युएट द कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। जो भी एक्सपर्ट है उनकी कंपिटेंस, उनकी कैपेबिलिटीज और ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है, वो क्या ये काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसके पास नेसेसरी प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं, राइट, वो कैपेबल है या करने के लिए या नहीं। ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थ्रेट नहीं है ना, वो एक्सपर्ट है, वो मैनेजमेंट अपॉइंट करेगा, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस है, क्या उसकी इंडिपेंडेंस है, वो थ्रेट है, उनके रिलेटेड कोई थ्रेट है। जैसे ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी नेसेसरी है टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ओपिनियन, वैसे ही ये जो एक्सपर्ट है उनकी भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो भी ऑब्जेक्टिवली वर्क करे, ऐसा नेसेसरी है। तभी उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उनकी फिगर्स या जो भी अमाउंट दिखाई गई है वो सही है, ऐसा हम ऐसा मान सकेंगे, राइट। देन ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। उन्होंने जो काम किया है उनको हमें समझना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि क्या क्या चीज उन्होंने की है, राइट। एंड evaluate the appropriateness of that expert's work as audit evidence for the relevant assertion। और जो भी assertion हम चेक कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने जो काम किया है वो क्या appropriate है या नहीं, उसके रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने रहेंगे। एक्सपर्ट्स वर्क का जो भी चीज है उसके रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना होंगे। समझ में आ रहा है? जो भी एक्चुअली है, तो अगर ये ग्रेच्युटी या पेंशन वगैरह का प्रोविजन करता है तो एम्प्लॉय का जो डेटा है वो बराबर दिया है या नहीं, उसमें जो अजम्पशन वगैरह लिए है वो बराबर है या नहीं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब ये तीनों पॉइंट जो है इसमें से ये दोनों को इन डिटेल हम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो वो भी हम समझते हैं। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, जो भी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसके वर्क के रिगार्डिंग, whether that expert's field has areas of specialty within
विद इन इट दैट आर रिलेवेंट टू द ऑडिट, क्या उन्होंने जो भी काम किया है वो उनके स्पेशलिटी वर्क में आता है या नहीं, वेदर एनी प्रोफेशनल और अदर स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई। जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हमें कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, रिव्यू करते हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है, राइट। तो हमारे लिए भी स्टैंडर्ड्स है, आईसीआई के इवन सीए एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, और अगर हम कंपनीज का ऑडिट करते हैं तो कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। तो हमारे लिए ऑडिट करने में बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे ऐसे लो रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। वैसे ही क्या वो जो एक्सपर्ट है उनको कोई भी स्टैंडर्ड्स या कोई भी लो रेगुलेशन अप्लाई होता है, अगर होता है तो क्या उन्होंने वो फॉलो किया है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि उनको क्या क्या फॉलो होता है, क्या क्या कंप्लाई करना जरूरी है, राइट। फिर देखेंगे कि उसका कंप्लायंस किया है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या उनको कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लो रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं या नहीं। Then what assumptions and methods are used by the management's expert and whether they are generally accepted within that expert's field and appropriate for financial reporting purposes। उन्होंने क्या क्या assumptions ली है, क्या वो assumptions generally accepted है, क्या जो generally लेते हैं वही है या नहीं, और वो financial reporting के लिए appropriate है या नहीं, वो भी हमें देखना होगा। जैसे मैंने बताया कि ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी अगर आपको पता हो, याद हो थोड़ा सा भी, तो वो किस तरह से दिया जाता है, 15/26 इंटू जो भी लास्ट मंथ सैलरी है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, उस हिसाब से किया जाता है, राइट। उन्होंने जितने भी ईयर्स की सर्विस प्रोवाइड की है एम्प्लॉय ने उतने ईयर्स के लिए हर महीने की आधी सैलरी स्पेसिफिकली 15/26 के हिसाब से दिया जाता है। तो अब तो ये जो ग्रेच्युटी इस तरह से दिया जाता है, तो उसके लिए अजम्पशंस क्या चाहिए, एक तो लास्ट मंथ की सैलरी वो कब रिटायर होगा। जनरली ग्रेच्युटी है वो 5 इयर्स के बाद पे की जाती है। अगर कोई भी एम्प्लॉय सेम ऑर्गेनाइजेशन में 5 इयर्स के लिए अगर वो एम्प्लॉय रहता है तो 5 साल के बाद उनको ग्रेच्युटी पे कर सकता है, अगर वो छोड़कर जाता है तो पहले तो ये असम्पशन लिया जाता है कि कितने एम्प्लॉयज है वो 5 साल तक काम करेंगे। जो ऑलरेडी 5 साल जिन्होंने काम कर लिया तो वो छोड़कर जाएंगे तो उनको तो ग्रेच्युटी देनी ही रहेगी। प्लस अगर 5 साल के अंदर अंदर किसी की डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है टू वर्क, तो उस केस में भी उनको ग्रेच्युटी पे की जाती है। तो उस केस में उसकी लास्ट मंथ सैलरी क्या होगी। इवन अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि रिटायर होंगे तब, मतलब कि 60 इयर्स की एज पर अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो 60 इयर्स जो है तब उनकी सैलरी कितनी होगी, तो वो भी एक assumption है। नंबर ऑफ इयर्स कितने किसके होंगे वो पता नहीं है, कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है। तो इस केसेस में नंबर ऑफ इयर्स कितने होंगे, लास्ट मंथ सैलरी क्या होगी, वो सारी चीजें क्या है, assumptions पर बेस्ड है। तो उसके लिए जो भी assumption यूज करते हैं, इवन डेथ हो सकती है, वो लोग जॉब कर रहे हैं बट बिफोर रिटायरमेंट वो डेथ हो सकती है, तो वो डेथ के लिए भी assumption लिया जाएगा। तो वो सारी चीजें कोई ना कोई डेमोग्राफिक्स, कोई ना कोई जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर लिया जाता होगा। तो वो जो भी assumptions लेते हैं वो बराबर है या नहीं वो हमें देखना है, वो जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं वो हमें देखना होगा। And the nature of internal and external data or information that the auditor's expert uses। इंटरनल डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम एक्चुअली वाला एग्जांपल ले दर्शन, तो इंटरनल डेटा क्या हो जाएगा, जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉय डेटा वो। हाँ एम्प्लॉय कौन से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी कितनी। हाँ जनरली वो इंक्रीमेंट कितना देते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर पता चलेगा कि लास्ट जॉब सैलरी क्या हो सकती है। एक्सटर्नल डेटा क्या हो सकता है, जैसे कि जनरली इंडिया में डेमोग्राफिक्स, डेथ रेट वगैरह क्या है, कि कौन सी एज में कितने लोगों की डेथ होती है, राइट। इंटरेस्ट रेट वगैरह कंसिडर किया जाता है तो वो सारी एक्सटर्नल डेटा होगा जिसका यूज करके वो प्रोविजनिंग करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उनके स्पेशलिटी वर्क में आता है या नहीं, उनको कोई भी स्टैंडर्ड्स या लो रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं या नहीं, जो अजम्पशंस क्या क्या वो लेते हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बराबर है या नहीं, और वो जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं, और क्या क्या इंटरनल या एक्सटर्नल डेटा है वो ऑडिट एक्सपर्ट जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ऑडिटर्स एक्सपर्ट की जगह पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आना चाहिए। चलिए, एंड थर्ड पॉइंट जो बताया था कि भाई इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट एसेट्स। और जो भी एक्सपर्ट का वर्क है वो क्या हमारे लिए एज ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट है या नहीं वो हम चेक करेंगे।
The relevance and reasonableness of that expert's findings or conclusion, their consistency with other audit evidence, and whether they have been appropriately reflected in the financial statement. उन्होंने जो भी काम किया, जो भी रिपोर्ट दिया है, वो रिलेवेंट एंड रीजनेबल है या नहीं, उन्होंने जो भी कंक्लूजन दिया है वो बराबर है या नहीं, और वो कंसिस्टेंट है या नहीं विथ अदर ऑडिट एविडेंस। जैसे कि हम इंटरनल डेटा है वो तो चेक कर पाएंगे, तो एम्प्लॉयज की सैलरी है, एम्प्लॉयज का जो भी डेटा है वो सब कुछ बराबर है या नहीं, राइट, वो हम चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द अकाउंट्स अदर ऑडिट एविडेंसेस। Second, if that expert's work involves use of significant assumptions and methods, the relevance and reasonableness of those assumptions and methods, वो जो भी मेथड का यूज करते हैं, जो भी assumptions का यूज करते हैं, वो बराबर है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। Significant assumptions में ये डेथ वगैरह कब कौन छोड़कर जाएगा, अप्राइजल रेट है, राइट, वो सारी चीजें, वो जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं ग्रेच्युइटी वगैरह के लिए, तो वो मेथड वगैरह बराबर है या नहीं, वो भी हम देखेंगे, वो रिजनेबल होनी चाहिए। And last, if that expert's work involves significant use of source data, the relevance, completeness and accuracy of the source data, जो भी source data का use करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय का बेसिक डेटा है, वो तो हम भी चेक कर सकते हैं कि वो बराबर है या नहीं। सैलरी डेटा है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, कब ज्वाइन किया वो बराबर है या नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो वो जो सोर्स डेटा है वो बराबर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को हमें एज ऑडिट एविडेंस कंसीडर करना है, तब हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, जो भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह दिया है वो बराबर है या नहीं और कंसिस्टेंट है या नहीं विद अदर ऑडिट एविडेंस। सेकंड, हम सिग्निफिकेंट असम्पशंस या मेथड्स को चेक करेंगे, उसकी रीजनेबलनेस और रिलेवेंस को चेक करेंगे। एंड थर्ड, जो भी सोर्स डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज करते हैं, लाइक एम्प्लॉय डेटा है, तो वो सारी चीजें बराबर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। उसके रिलेवेंस, कंप्लीटनेस वगैरह है, वो बराबर है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तीन पॉइंट्स हैं। और ये जो सबसे पहला है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो हम एक दो क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दिए हैं वो हम करेंगे, तो वो चीज भी कवर अप हो जाएगी। कॉम्पिटेंस वगैरह अगर हम बात करें तो वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल नॉलेज है या नहीं, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है या नहीं। जैसे हमारा सीए के लिए आईसीआई है, उसका मेंबरशिप नेसेसरी है, तो वो सीए बने तभी वो मेंबर बन पाए, राइट। तो वो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली गई है, आर्टिकलशिप वगैरह की है, राइट। कैपेबल है या नहीं, तो वो देखी जाएगी कि वो उस काम के लिए बराबर है या नहीं। और ऑब्जेक्टिविटी, जैसे कि इंडिपेंडेंस है या नहीं, कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस वगैरह नहीं है ना, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो भी हमें देखना होगा। वो इन डिटेल ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर स्पेसिफिकली शेयर कर दूंगा, राइट। कोई डाउट दर्शन, कोई डाउट? सर ये ऑब्जेक्टिविटी का क्या बोला लास्ट में? हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, हम अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि जो भी पर्सन है उसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर बीइंग अ सीए हम ऑब्जेक्टिविटी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो जो भी ओपिनियन हम एक्सप्रेस करेंगे वो कभी भी जिस पर्सन ने हमें अपॉइंट किया है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर वो हमें ऐसा बोल रहा है कि भाई ये जो भी फ्रॉड या मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं वो रिपोर्ट ना करें तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, तो वहां पर हम थोड़ा सा हो सकता है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। वो अगर हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह की कंपनी है तो उसमें हम मॉडिफाइड ओपिनियन देने से डरेंगे, नहीं देंगे, क्यों, बायस्ड हो जाएंगे, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो ऐसी चीजें हो सकती है, तो वहां पर हमारी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ऑडिटर की जैसे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वैसे ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट की भी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। उनका काम है कि भाई ये प्रोविजनिंग करना, राइट, फॉर एग्जांपल। तो वो जो प्रोविजनिंग करेंगे तो उसमें शायद उनको ज्यादा पैसा ऑफर कर सकते हैं कि भाई आप रिपोर्ट हमें जितना चाहिए उतना प्रोविजन करके दो। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग से प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा, राइट। तो उनको अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो हो सकता है कि प्रोविजन कम करवाए, प्रॉफिट उनको कम दिखाना है तो हो सकता है कि वो प्रोविजन ज्यादा दिखाए। तो ऐसा हो सकता है कि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो मैनेजमेंट की वजह से उनकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो, वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाए मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो काफी फेमिलियर है, काफी टाइम से एक दोनों को सर्विस, मतलब कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो सर्विस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, तो वहां पर थोड़ा सा बायस हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ज्यादा मनी या ऐसा कुछ भी रिवॉर्ड ऑफर करके भी वो कुछ ऐसा करवा सकते हैं।
तो वहां पर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो वो हमें देखना है कि कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है ना। अगर वो है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। उस केस में हम उनके जो ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। फिर हमें इंडिपेंडेंटली अलग से देखना होगा, और अगर वहां पर मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं तो शायद हमें मॉडिफाइड ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना होगा। क्लियर, समझ में आया? यस यस। हाँ, हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं चैप्टर 5 में। यहाँ पर ऐसा 500 जितना आपको दिया था वो हमने कवर अप कर लिया, और जो नेसेसरी चीजें थी और बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह वो भी हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम समझते हैं। द ऑडिटर ऑफ BBNS Limited accepted the gratuity liability valuation based on the certificate issued by a qualified actuary. ये जो कंपनी है उन्होंने ग्रेच्युटी लायबिलिटी का वैल्यूएशन एक्सेप्ट किया है एज पर एक्चुरीज रिपोर्ट, क्वालिफाइड एक्चुरी है, राइट? However, the auditor noticed that the retirement age accepted is 65 years as against the existing retirement age of 60 years. उन्होंने देखा कि भाई जो रिटायरमेंट एज है वो यहाँ पर 65 इयर्स का यूज करके पूरा वैल्यूएशन किया हुआ है, जबकि करंट एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट एज कितनी है? 60 इयर्स. The company is considering a proposal to increase the retirement age to 65 years. कंपनी कंसिडर कर रही है कि वो अब अभी जो एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट एज 60 है उसको बढ़ाकर वो 65 करना चाहते हैं। तो कमेंट कीजिए कि क्या होना चाहिए, वो बराबर है या नहीं। तो क्या लगता है दर्शन, जो उन्होंने 60 टू 65 इयर्स कर लिया है और उसको कंसिडर करके ये प्रोविजनिंग किया है, वो बराबर है या नहीं? नहीं, ये बराबर तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एज पर इंडस्ट्री अगर वो 60 इयर्स की एज में, या अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो तो उसमें ऑलरेडी नोटिफाइड है कि 60 की एज में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। तो फिर हम 60 लेके, कोई भी PSU या गवर्नमेंट कंपनीज हो। बट ये तो पब्लिक सेक्टर नहीं लग रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर ही होगा। बताया नहीं है ना, तो वो तो वहां पर कोई गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो वो तो 60 से 65 कर सकते हैं। 65 इयर्स नहीं करना वो यहाँ पर नहीं देखना है। वो तो अलग लो रेगुलेशन अगर उनको एप्लीकेबल हो जाएंगे वो चीज अलग हो जाएगी। यहाँ पर हमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो 60 इयर्स की जगह पर 65 इयर्स किया है, तो वो बराबर या नहीं उसके ऊपर कमेंट करना। वो 65 कर सकते हैं या नहीं वो नहीं सोचना होगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अभी करंट 60 इयर्स है, बट वो सोच रहे कि 65 इयर्स कर देंगे रिटायरमेंट एज, तो क्या वो अजम्पशन दिया वो बराबर है? हाँ, तो वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि अभी करंटली तो वो 60 इयर्स ही है, वो 65 का सोच रहे हैं। वो प्रपोजल टू इंक्रीज है, प्रपोजल है, अभी तक किया नहीं है, तो वो शायद हो ना हो, वी नेवर नो। तो अभी तो करंट के हिसाब से ही उनको प्रोविजनिंग करना चाहिए। जब वो 65 इयर्स कर देंगे नेक्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट ईयर से उनका जो भी प्रोविजनिंग होगा वो 65 इयर्स के हिसाब से होगा, और फिर प्रोविजनिंग में एडजस्टमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये ग्रेचुइटी का प्रोविजन है वो प्लस माइनस होते रहता है, वो एवरी ईयर चेंज, तो उसकी पीएनएल में दिखाई जाएगी, राइट? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 5.31 पर दिया हुआ है। Evaluating the work of management's expert. As per SF 500 audit evidence, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management's expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of the expert's work for the auditor's purposes, evaluate the competence, capabilities, and objectivity of the expert,
obtain an understanding of the work of the expert, and evaluate the appropriateness of the expert's work as audit evidence for the relevant assessment. ये तीन चीजें हमें चेक करनी है, राइट? वो सबसे पहले ये चीज बताई गई है. The auditor may obtain information regarding the competence, capabilities, and objectivity of a management expert from a variety of sources, such as personal experience with previous work of that expert. क्योंकि ये competence, capabilities और objectivity है, वो मोस्टली एक्चुअरी वगैरह जो होते हैं ना, वो नॉर्मली 2-3 एक्चुअरीज की ही फर्म्स का जनरली हमें रिपोर्ट मिलता है सारे ही क्लाइंट्स में. मोस्टली 2-3 फर्म्स का होता है, क्योंकि इंडिया में वैसे भी एक्चुअरीज कम है. तो एक्चुअली जैसे एक्सपर्ट्स है ना, तो वो कंपैरेटिवली कम है, तो उसके साथ हमने कोई ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस तो होगा ही. उसके अलावा कि अगर कोई भी एक्सपर्ट है, तो अगर उनके साथ हमारा कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर हम जज कर पाएंगे कि वो बराबर है या नहीं, कैपेबल, कॉम्पिटेंट है या नहीं. डिस्कशन विद एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे तो भी कुछ चीजें पता चल सकती हैं. डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स वर्क, और कोई होंगे जिसको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, उनके साथ फेमिलियर है. नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, किस इंस्टीट्यूट वगैरह के मेंबर्स हैं. पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट, वो जो भी एक्सपर्ट है उन्होंने कोई भी बुक पब्लिश की है, पेपर्स पब्लिश किए हैं, तो उनसे उनकी कैपेबिलिटीज पता चल सकती है, कॉम्पिटेंस पता चल सकती है. तो ये सारी चीजें देखेंगे. Aspects of the management's expert field relevant to the auditor's understanding may include what assumptions and methods are used by the management's expert. जो भी हम चेक करेंगे वो क्या होगी कि भाई हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि उन्होंने क्या क्या चीज ली है, क्या क्या assumptions ली है, क्या क्या मेथड्स यूज की गई है, एंड whether they are generally accepted within the expert's field and appropriate for the financial reporting purposes. उन्होंने जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो भी assumptions वगैरह लिए है, वो बराबर है या नहीं, जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं, वो हम देखेंगे. The auditor may also consider the following while evaluating the appropriateness of the management's expert work as audit evidence for the relevant assessment. ये already हमने वो जो PDF था उसमें समझा था. Relevance and reasonableness of the expert's findings or conclusion, their consistency with other audit evidence, and whether they have been appropriately reflected in the financial statements. If that expert's work involves use of significant assumptions and methods, the relevance and reasonableness of those assumptions and methods. And the expert's work involves significant use of source data, the relevance, completeness and accuracy of the source data. तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि भाई ऑडिटर उनके वर्क को यूज कर सकता है नहीं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हमें कंसिडर करना है. तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सोर्स डेटा और जो assumptions लिए है वो बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करना जरूरी है. In the instant case, BBNS Limited accepted the gratuity liability valuation based on the certificate issued by an expert, that is a qualified actuary, who is management's expert. Here, the basis for computation and valuation is taken as age 65 years by the actuary, which is not correct, as company is considering proposal to increase the retirement age from existing age to 65 years. अभी ऐसा वो सोच रहे हैं कंपनी कि वो हम करेंगे, वो जो अभी 60 इयर्स की एज है रिटायरमेंट की, वो फ्यूचर में 65 किया जाएगा, पर अभी तक नहीं किया गया है. Therefore, assumptions and methods used by the management's expert are not appropriate for financial reporting purposes. Hence, the auditor may qualify the report accordingly. समझ में आ रहा है? तो उन्होंने assumption गलत लिया है, तो उस केस में 65 इयर्स लिया है, तो उस केस में हमें क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करना रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो प्रोविजनिंग किया है वो बराबर नहीं है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पर हम मेरे हिसाब से ये पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 लिख दिए तो पता चल गया कि भाई क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं. उसमें से बेसिकली ये थर्ड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो इन डिटेल समझना चाहिए, बट ये दोनों पैराग्राफ मेरे हिसाब से यहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है. ये इन डिटेल लिखना जरूरी है, राइट? तो ये लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा है, बट इसका पूरा इन डिटेल मॉड्यूल में दिया नहीं है, बट फिर भी वो पूछ सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना. ये और एक क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके टेस्ट योर नॉलेज पार्ट है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है. ये भी ऐसे 500 ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ है, 5.30 पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5. और ये MTP 2 नवंबर 24 क्वेश्चन 6A है, उसमें पूछा हुआ है. तो आप ये सारे रेफरेंसेस जो है वो भी साथ में देते जाइएगा, ताकि यहाँ पर हम सारे ही RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे. तो जो क्वेश्चंस अगर
आ गए हैं तो वो हम फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो हमारा काम उतना कम होता जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप साथ साथ में ये रेफरेंसेस भी देते जाएं, राइट। तो ये एमटीपी नवंबर 24 में पूछा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं। मिस्टर अथर्व, while conducting the audit of Black Mountain Mining Limited, which is involved in phosphate mining, decided to engage an auditor's expert to assess environmental liabilities and site cleanup cost. मिस्टर अथर्व जो ऑडिट कर रही है ब्लैक माउंटेन का, वो डिसाइड करते हैं कि ऑडिटर्स एक्सपर्ट को हायर करना है, एंगेज करवाना है, ताकि ये जो भी एनवायरमेंटल लायबिलिटीज है, साइट क्लीन अप कॉस्ट वगैरह है, उसका कितना होना चाहिए, वो कॉस्ट कितना होगा उसका प्रोविजनिंग करवाने के लिए, वो बराबर है या नहीं वो चेक करवाने के लिए ऑडिटर्स एक्सपर्ट है उसको हायर कर सकते हैं। वैसे ऑडिटर्स एक्सपर्ट के लिए भी अलग से ऐसे है SS620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, जो हम आगे समझेंगे, जो सीए इंटर में कवर अप नहीं हुआ था। Black Mountain Mining Limited reappointed Mr. Aman as an independent expert for this task. अब जो ब्लैक माउंटेन जो है ये कंपनी जो है वो मिस्टर अमन को एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर दिस टास्क, मतलब ये यही काम के लिए मैनेजमेंट हो वो किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। ये जो मिस्टर अमन है वो एक्सपर्ट है, और ये किन्होंने अपॉइंट किया? कंपनी ने, ब्लैक माउंटेन ने। तो वो क्या बन जाएंगे? मैनेजमेंट एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनका काम हमें देखना होगा एज पर ऐसा 500, ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, राइट। फॉर द पास्ट 5 years the management has consistently reappointed Mr. Aman. He calculated the environmental liabilities for both completed mining sites and sites scheduled for closure in the near future, including provisions for cleanup cost. ये 5 साल से जो मिस्टर अमन है वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है। 5 साल से वो ये एनवायरमेंटल लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, जो कंप्लीटेड साइट्स है एज वेल एज जो नियर टू कंप्लीशन है इन द नियर फ्यूचर, राइट, उनके लिए भी वो प्रोविजनिंग के लिए ये लायबिलिटीज डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट एक्सेप्टेड हिज असेसमेंट, और उनका जो भी असेसमेंट किया है, उन्होंने जो भी रिपोर्ट दिया है वो मैनेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टर अथर्व, after performing their inquiries with management, was of the opinion that the objectivity of the independent expert cannot be questioned just because he was appointed by management as their expert. मिस्टर अथर्व जो ऑडिट कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि जो आफ्टर परफॉर्म मैनेजमेंट के साथ हमने इंक्वायरी कर ली, उसके बाद वो जो भी एक्सपर्ट है वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया है, इसीलिए सिर्फ उस बेसिस पर हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते whether that person is objective, whether that person maintains objectivity or not, right। मैनेजमेंट के साथ हमने इंक्वायरी कर ली, बस वो ठीक है, बट वो मैनेजमेंट को हम ऐसा नहीं पूछेंगे कि वहां पर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होती है नहीं, उसके लिए अलग से प्रोसीजर नहीं करेंगे टू चेक आउट कि वो एक्सपर्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं या नहीं। Hence, there is no need to raise a question on the objectivity of Mr. Raman or on his work performed for the company. इसी वजह से मिस्टर रमन ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं या नहीं वो चेक करने के लिए हमें अलग से प्रोसीजर नहीं करनी है, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसके लिए कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। However, the audit partner was of the opinion that the audit team needs to evaluate the objectivity of an expert engaged by the entity, irrespective of the fact that he was appointed as an independent expert. But जो audit partner है उनका ऐसा मानना है कि वो जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उसके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछने ही चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हमें चेक करनी ही चाहिए, वेदर ही इज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और नॉट। वो इंडिपेंडेंट है सिर्फ इस वजह से हम उसके ऑब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन ना उठाए, वो बराबर नहीं है। Guide the audit partner and Mr. Atharva with respect to requirement pertaining to evaluating the objectivity of the management's expert. हमें गाइड करना है पार्टनर और मिस्टर अथर्व को कि जो भी ये रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्टिविटी रिगार्डिंग कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमें क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं। क्या लगता है दर्शन, कौन सही है, मिस्टर अथर्व या फिर ऑडिट पार्टनर, या दोनों ही? ऑडिट पार्टनर इज राइट, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है तो ऐसे ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल ना उठाना वो चीज सही नहीं। हमें वैसे ही
जो ऐसे 500 में हमने जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट पढ़ा उसमें 3 पॉइंट्स कवर होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमें इवेल्युएट करना है। सेकंड, उन्होंने जो काम किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, राइट। एंड थर्ड, हमें अप्रोप्रिएटनेस देखनी है कि उन्होंने जो काम किया है वो बराबर है या नहीं फॉर अवर पर्पस। तो वो 3 चीजों में फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करें। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी चेक करना हमारे लिए जरूरी है। वो इंडिपेंडेंट है, उस वजह से हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि वो इंडिपेंडेंट है तो वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेंगे ही। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हमें लग रहा है फसाड हो काइंड ऑफ, राइट। वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं है बट ऐसा दिखा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। वो बायस्ड हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एंड इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। जैसे ऑडिटर के थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है वैसे ही एक्सपर्ट के भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। तो वो जो थ्रेट्स है उसको हमें कंसिडर करना होगा, वो है या नहीं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना है या फिर प्रोसीजर करनी जरूरी है। तभी हम बिलीव कर पाएंगे कि वो काम बराबर है, तभी हम उन्होंने जो काम करके दिया है वो हम यूज कर पाएंगे फॉर द अवर ऑडिट पर्पस। समझ में आ रहा है? तो मिस्टर अथर्व का जो मानना है वो गलत है, ऑडिट पार्टनर सही है, राइट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये टेस्ट योर नॉलेज का अलग से क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो पेज नंबर 5.38 पर दिया हुआ है। As per SA 500 audit evidence, when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a management expert, the auditor shall, to the extent necessary, have regard to the significance of the expert's work. For the auditor's purposes, evaluate the competence, capabilities and objectivity of that expert. जो हमारी 3 चीजें हमें बताई है उसमें से हमें एक चीज क्या करनी है, उनकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना है कि वो बराबर है या नहीं। समझ में आ रहा है? A broad range of circumstances may threaten objectivity. For example, self-interest threats, advocacy threats, familiarity threats, self-review threat and intimidation threats. ये पांचों थ्रेट्स ऑडिटर को भी हो सकते हैं। ये थ्रेट्स हमने सी एंटर में तो पढ़े ही है, राइट। सी एंटर में भी ये इन डिटेल आते थे। तो क्या होता है दरअसल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट? उसको खुद का कोई बेनिफिट हो उसमें, फॉर एग्जांपल लाइक मैनेजमेंट उसको कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा हो बराबर, ओवर एंड अबाउट द फीस। हाँ ओवर एंड अबाउट द फीस हो सकता है। फिर एडवोकेसी थ्रेट, ये याद नहीं। फैमिलियरिटी, हाँ वो हमारा कोई रिलेशन में आता है वो ऐसे। रिलेशन हर बार जरूरी नहीं है क्योंकि वो कई बार अलाउड नहीं होते हैं, बट फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं काफी टाइम से, जैसे कि यहाँ हाँ पर क्या बताया। 5 साल का ये हाँ तो 5 साल 5 से से कर रहे हैं सर्विस तो ले रहा थोड़ा सा तो फेमिलियर हो ही जाएंगे, तो वहां पर भी हो सकता हूँ। है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वो तो इसमें नहीं आएगा आई गेस, क्योंकि वो तो अगर ऑडिटर ही कुछ कर रहा है वो सब मेकर जे कर से मैं उसमें सिर्फ रिग्रेट्स आएंगे। यहाँ पर भी आ सकता है ना। जैसे कि उन्होंने एवरी ईयर वो कर रहे हैं, वो काफी साल से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक में गलती मिली हो, उनको बाद में पता चलो कि उन्होंने लास्ट टाइम जो किया था वो गलत है। ओके हाँ। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर में किया वो गलत है, उनको पता भी चल रहा है और फिर भी वो नहीं बताए, ऐसा हो सकता है। खुद का ही दे काम आर है। नॉट रेक्टिफाइंग। हाँ क्योंकि कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है ना, डिपेंड। शायद इस केस में ये वो साइड टू साइड नहीं होगा, बट अगर एक्चुअली की बात करें तो एक्चुअली में तो होता है कि प्रीवियस ईयर में जो उन्होंने प्रोविजनिंग किया है उसके बेसिस पर उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो करंट ईयर में भी आएगा। और इंटिमिडेशन थ्रेट, नहीं वो भी याद नहीं। तो ये 5 टाइप के थ्रेट्स है, वो ऑडिटर को भी हो सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन को हो सकते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर ये थ्रेट्स है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब कि कोई ऐसा थ्रेट है कि खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए ऐसा कर सकते हैं। शायद मैनेजमेंट उनको कोई गिफ्ट, कोई ऐसी चीज ऑफर करे, राइट। ऐसा हो सकता है कि उनको ये डर लगे कि नेक्स्ट ईयर में उनको फीस नहीं मिलेगी या फीस कम हो जाए, कुछ भी ऐसा।
उनके पास जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो डिपेंडेबल है अपॉन द क्लाइंट्स, इज हाईली डिपेंडेबल है। कोई लोन वगैरह या फिर कोई ऐसे क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, उस वजह से भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर हो सकता है। एडवोकेसी थ्रेट, वो उनकी जो भी एडवोकेट बन रहा है, मतलब कि उनको चैंपियनिंग कर रहा है, उनका बैक बैक मतलब उसको बैक करता है। कोई भी जगह पर ऐसा लग रहा है कि वो मैनेजमेंट जो है उनका ही सपोर्ट करते हैं। लाइक वहां पर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस जो है वो जनरली उसके लिए थ्रेट होता है। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस नहीं वहां पर मेंटेन हो पाती है। दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही जो है वो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम ईच अदर। फेमिलियरिटी थ्रेट, काफी टाइम से कर रहे हैं ऑडिट या फिर यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट काफी टाइम से वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़े से फेमिलियर हो जाते हैं। कोई ऐसे गिफ्ट वगैरह, कोई ऐसी क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप के वजह से भी यहाँ पर फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जो काम खुद ने किया है वही पार्ट ऑफ चेकिंग आ जाता है। राइट, यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो प्रीवियस ईयर में कुछ प्रोविजनिंग या कुछ चीजें बताई थी, अब उन्हीं को लग रहा है कि ये गलत हुआ था, प्रीवियस ईयर में कुछ गलत बताया था, बट वो फिर वो बात नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। उनको डर लगता है कि अगर ये मैं गलती बताऊंगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है उनको, शायद वो फिर से रीअपॉइंट ना करें। राइट। एंड इंटिमिडेशन थ्रेट, मतलब कि वो धमकी देते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। मैनेजमेंट है वो एक्सपर्ट को इंटिमिडेट कर सकता है कि अगर तू इस बार ये करेगा, हमारा नहीं मानेगा, तो हम नेक्स्ट टाइम किसी और को अपॉइंट कर देंगे, फीस नहीं देंगे, आपके ऊपर कोई भी लीगल केसेस करेंगे, आपको हम जो बोलेंगे वही करना है। तो वहां पर इंटिमिडेशन थ्रेट आ सकता है। तो ये 5 टाइप के थ्रेट्स ऑडिटर को भी हो सकते हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी हो सकते हैं। Safeguards may reduce such threats and may be created either by external structure, for example, the management's expert profession, legislation or regulation. ये जो इंडिपेंडेंस है उसमें थ्रेट्स है, उनको सेफगार्ड, वो थ्रेट्स ना हो उसके लिए सेफगार्ड्स हो सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट का प्रोफेशन है, जैसे हमारे लिए भी आईसीआई जो है वो सीएस के लिए भी उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन हो पाए उसके लिए वो प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह वो बनाते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स है वो इश्यू करते हैं ताकि जो ऑडिटर्स है वो इंडिपेंडेंट रह पाए। राइट, समझ में आ रहा है, वो इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाए, उसी के लिए होता है। कुछ लेजिस्लेशन या रेगुलेशंस भी हो सकते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस, टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम अगर सीए फॉर्म है वो 5 साल के लिए, मगर मतलब कि इंडिविजुअल है तो वो 5 साल के लिए किसी कंपनी का ऑडिट कर सकती है, अगर वो सीए फॉर्म है तो 10 साल के लिए, जो भी उसमें कंपनीज इंक्लूडेड है। तो वो जो रोटेशन ऑफ द ऑडिटर है, राइट, उससे फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं बढ़ता है। अगर कोई भी कंपनी में शेयर्स अगर वो रखते हैं तो उसका ऑडिट नहीं कर सकते, तो वहां पर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो है या फिर एडवोकेसी थ्रेट है वो वहां पर नहीं आएगा। तो ऐसे ये सेफ गार्ड्स है बाय रेगुलेशंस, बाय लॉ और रेगुलेशन, जिस वजह से ये थ्रेट्स जो है वो ना अकर हो। राइट, तो ये एक्सपर्ट के फील्ड में भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट की जो इंस्टीट्यूट है वो जिस भी इंस्टीट्यूट वगैरह का पार्ट है या फिर जो लॉ रेगुलेशन उनको एप्लीकेबल होते हैं, वहां से ये जो भी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है उसको सेफगार्ड किया जा सकता है। और बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जैसे ऑडिटर सीए फॉर्म से तो उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज मेंटेन करना जरूरी है। एसक्यूसी जो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, उसके हिसाब से सीए फॉर्म्स में भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होनी चाहिए। वैसे ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनको भी शायद कुछ ऐसे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एप्लीकेबल हो सकती है कि जो अप्लाई करना नेसेसरी हो सकता है, क्योंकि उस वजह से वो जो भी वर्क करेंगे उसमें उनकी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। राइट, तो अगर ऐसा कोई भी चीज है जो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं तो वो भी कंसिडर करना रहेगा। Although safeguards cannot eliminate all threats to a management's expert objectivity, threats such as intimidation threat may be of less significance to an expert engaged by the entity than to an expert employed by the entity. And the effectiveness of safeguards such as quality control policies and procedures may be greater. सेफगार्ड्स है वो हर बार सारे के सारे थ्रेट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकता, वो रिड्यूस कर सकता है कई बार, पर कुछ थ्रेट्स ऐसे होते हैं कि कभी भी वो किसी भी रीजन से वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो शायद हो सकता है, बट अगर वो एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी है तो वहां पर और थ्रेट्स ज्यादा रहेंगे और उस थ्रेट्स को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट हो सकता है। कई बार क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है वो हेल्प कर सकती है टू रिड्यूस और टू एलिमिनेट थ्रेट्स, बट वो हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है।
Because the threat to objectivity created by being an employee of the entity will always be present, an expert employed by the entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than the other employee of the entity. अगर वो जो expert है वो as an employee of the entity है तो उसको हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते, क्योंकि वो जैसे दूसरे एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयर के हिसाब से काम करते हैं, वैसे ही ये जो एम्प्लॉय है, जो भी एक्सपर्ट है, वो भी एज एन एम्प्लॉयर के कहने पर ही काम करेगा। तो वहां पर हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर पाएंगे। When evaluating the objectivity of an expert engaged by the entity, it may be relevant to discuss with management and that expert any interest and relationship that may create threats to an expert's objectivity and any applicable safeguards, including any professional requirements that apply to the expert. जब भी हमें ऑब्जेक्टिविटी वैल्यूएट करनी है कि वो मेंटेन होती है या नहीं, तो इट इज रिलेवेंट कि हम मैनेजमेंट और उसके एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें उनके क्या क्या इंटरेस्ट और क्या क्या रिलेशनशिप्स है, जिससे शायद एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट है वो बन सकता है। और अगर ऐसे थ्रेट्स बन रहे हैं तो उसको किस तरह से वो सेफगार्ड करते हैं वो भी हमें कंसिडर करना होगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट, उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो भी है, क्योंकि जैसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थ्रेट्स अगर हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस करे, उसको एलिमिनेट करे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एंगेजमेंट में से ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ऑडिटर को एप्लीकेबल है, वैसे ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट को ऐसा कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो क्या उन्होंने वो मेंटेन किया है या नहीं वो हमें देखना होगा, उसके बारे में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड टू इवैल्यूएट वेदर द सेफगार्ड्स आर एडिक्वेट, और वो जो भी सेफगार्ड्स उन्होंने अप्लाई की है वो क्या एडिक्वेट है या नहीं। इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स क्रिएटिंग थ्रेट्स में इंक्लूड फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ज्यादा फीस मिल रही है, इलीगली कुछ भी, या इस तरह से अगर कुछ भी इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो थ्रेट क्रिएट कर सकता है। बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ज्यादा बिजनेस मिलेगा या और कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो उससे भी थ्रेट हो सकता है। प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज, और ज्यादा सर्विसेज मिलेगी उनको दी जाएगी तो वो भी वहां पर थ्रेट हो सकता है। In the current case, Black Mountain Mining Limited reappointed Mr. Raman for this engagement as an independent expert. The audit team was of the view that the objectivity of the independent expert cannot be questioned just because he was appointed by management as their expert. However, the audit partner had a contrary view. ये just a fact of the case है कि क्या-क्या चीजें हुई है, right? Hence, the audit team should evaluate the objectivity of an expert engaged by the entity as a threat to objectivity created by being an employee of the entity will always be present. An expert appointed by the entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than other employees of the entity. Expert को जो भी अपॉइंट किया गया है, राइट, वहां पर ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग थ्रेट होंगे ही, और इसीलिए वहां पर हमें ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है कि वो बराबर है या नहीं। वहां पर ऑब्जेक्टिविटी के थ्रेट्स होंगे ही, रहेंगे ही, प्रेजेंट ही रहेंगे, तो एवरी टाइम वी नीड टू क्वेश्चन और वी कैन आस्क द क्वेश्चन। ऐसा 500 के हिसाब से रिक्वायरमेंट है टू चेक द ऑब्जेक्टिविटी, और उसके रिगार्डिंग थ्रेट्स नहीं है, थ्रेट्स है तो उसको सेफगार्ड किया है या नहीं, और सेफगार्ड है तो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हमें चेक करना ही होगा। फिर ही हम उसके ऊपर उस उन्होंने जो रिपोर्ट वगैरह दी है उनके ऊपर हम रिलाई कर पाएंगे। अदरवाइज वी नीड टू क्वालिफाई द और वी नीड टू मॉडिफाई द रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? तो वो जरूरी है। As a result, audit partner Atharva is correct in his view. Actually यहाँ पर ये गलत है, audit partner is correct, अथर्व अलग था, अथर्व पार्ट ऑफ ऑडिट टीम था, ऑडिट पार्टनर अलग था, तो अथर्व करेक्ट नहीं है, ऑडिट पार्टनर करेक्ट है, अथर्व का व्यू है वो गलत है। समझ में आ रहा है? ये मिस्टेक है इसमें। क्लियर दर्शन? यस यस सर। इसमें से मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्टिविटी का जो इतना ज्यादा दिया है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर ये आंसर, तो रिक्वायरमेंट कम है मेरे हिसाब से, तो इसमें से थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते हैं। चलिए, और इट इज एडवाइजेबल कि आप लोग ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं वो हो सके तो रिवाइज करके आप उसी दिन लिख दे, अपने हिसाब से लिखे। ऑडिट में थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है तो जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको तो आपको लिखना ही चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पॉइंट हमने वो पीडीएफ में कवर अप नहीं किया, बट यहाँ पर कवर अप किया है, तो इसको भी हमें रीड करना चाहिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरी समरी में, ऐसे 500 की समरी में कवर अप नहीं होते हैं, फिर भी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, और ये अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन देख के बता पाएंगे कि सही आंसर क्या आएगा, ये अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है, राइट। तो ऐसे 500 के साथ ये दोनों क्वेश्चंस जो है इसका रेफरेंस लिख देना चाहिए और ये दोनों ही क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, राइट।
तो ये था हमारा ऐसा 500 ऑडिट एविडेंस, होप समझ में आ गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन? सर एक बार सिर्फ वो एडवोकेसी थ्रेट रिपीट कर दो। एडवोकेसी थ्रेट मतलब कि एडवोकेट बन रहे हैं काइंड ऑफ। एडवोकेट वो है, वो जनरली क्या माना जाता है कि वो उनके जो क्लाइंट है उन वही सही है ऐसा ही प्रूव करेंगे, चाहे उनका क्लाइंट क्रिमिनल ही क्यों ना हो, फिर भी वो ट्राई करेंगे कि वो जो क्रिमिनल है उनका क्लाइंट है वो सही है ऐसा ही प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवोकेसी थ्रेट समझें, तो अगर ऑडिटर है वो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वहां पर वो जो भी चाहे सही तरीके से जो भी सारी प्रोसीजर्स करनी है वो की है, फिर भी अगर वो ओपिनियन देगा ना, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, वहां पर मिसस्टेटमेंट नहीं है और वो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, फिर भी सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई यहाँ पर तो कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भाई ये जो ऑडिटर है उन्होंने कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किए, तो वो तो उनकी उनका ही बेनिफिट देखेगा ना, क्योंकि अगर वो गलत ओपिनियन देगा, मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, तो उनके जो शेयर्स की प्राइस है वो कम हो सकती है, उनसे तो ऑडिटर को लॉस हो सकता है, तो वो गलत है। या फिर ऑडिटर है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है किसी कंपनी का, और उसका ही ऑडिट करेंगे, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो तो जो भी जिसका भी रिप्रेजेंटेटिव बनता है उनके बारे में सही से ही अच्छा अच्छा ही बोलेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है कि ऑडिटर ऐसा लग सकता है कि ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है ऐसा लग सकता है, इस केस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंस माइंड से हो सकती है। इंडिपेंडेंस जनरली दो तरीके से हो सकती है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। वहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हो सकती है, बट वहां पर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी को ऐसा ही लगेगा कि भाई ये इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि नॉर्मल एग्जाम्पल अगर हम एडवोकेसी थ्रेट का ले, तो जो आईसीआई है उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई जो सीए कोचिंग से जुड़े हुए हैं वो पेपर्स चेक नहीं कर सकते, पेपर्स प्रिपेयर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली भले ही काम करे, बट थर्ड पर्सन को ऐसा लगेगा कि भाई इनके स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं ना, तो वो पेपर चेकिंग कर रहे हैं ना, इसी वजह से हो रहे हैं। वहां पर एडवोकेसी थ्रेट आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो मतलब मैं अगर टीचर हूँ और मैं आपके पेपर्स चेक करूंगा, आपको मार्क्स आ जाएंगे, भले ही मैंने चेक किया है नहीं किया है, जो भी लगेगा सामने वाले को ऐसा ही लगेगा कि शायद हो सकता है कि मैंने चेक किया और मैंने आपको ज्यादा मार्क्स दे दिए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं आपको बैक कर रहा हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि वहां पर इंडिपेंडेंस ब्रेच हो ही रही हो, बट सामने वाले को ऐसा ही लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में एडवोकेसी थ्रेट आएगा। समझ में आया? यस यस। तो ये एक्सपर्ट को भी एप्लीकेबल हो सकता है, एक्सपर्ट भी ऐसा कोई एडवोकेसी थ्रेट वहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर? यस। तो ये SF 500 था ऑडिट एविडेंस। अब हम समझते हैं SF 501, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। जस्ट एक मिनट में कंटिन्यू करते हैं।
SF501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। यहाँ पर तीन चीजों के बारे में कवर अप किया जाता है, तीन चीजों के लिए हमें ऑडिट एविडेंसेस लेना जरूरी है, उसके ऊपर हमें स्पेसिफिक कंसिडरेशन नेसेसरी है। तीन चीजें क्या है? इन्वेंटरी, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंटरी जो है उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन है वो बराबर है या नहीं, उसके लिए हम चेक करेंगे। सेकंड, लिटिगेशन एंड क्लेम्स कंप्लीट है या नहीं वो चेक किया जाएगा, और जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन है उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है वो बराबर है या नहीं, उसके रिगार्डिंग हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं एज पर SF501। ये SF501 है वो 500 का एक्सटेंशन स्पेसिफिकली फॉर दिस थ्री आइटम्स है, राइट। इन्वेंटरी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जनरली इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकती है, मटेरियल पार्ट हो सकती है, तो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। 31 मार्च को क्लोजिंग इन्वेंटरी दिखाई जाती है, तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं वो देखा जाता है, और उनकी कंडीशन है वो बराबर है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेंटरी है वो आउटडेटेड हो चुकी है, मतलब कि ऑब्सोलेट हो चुकी है, नॉन मूविंग है, स्लो मूविंग है, उसकी NRV है वो एक्चुअल में कम हो चुकी है, तो उस केसेस में हमें जो वैल्यूएशन दिखाना है वो NRV पर दिखाना चाहिए, बट ऐसा मैनेजमेंट ने शायद ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 31 मार्च को जो भी इन्वेंटरी वगैरह है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और उसकी कंडीशन बराबर है या नहीं वो देखा जाता है, राइट। तो वो एज पर SF501 है। 31 मार्च को जो भी इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है वो जनरली एज पर SF501 किया जाता है, राइट। फिर सेकंड है लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। जितने भी क्लेम्स वगैरह दिखाए हैं, राइट, वो बराबर है या नहीं। कोई ऐसा नहीं है ना कि जो भी लिटिगेशन क्लेम चल रहा है एंटिटी के सामने और वो एंटिटी ने ना दिखाया हो, तो अगर वो ऐसी कोई भी चीज है तो वो भी हमें कंसिडर करनी रहेगी, क्योंकि लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो है उसमें कंप्लीटनेस ना हो तो डिस्क्लोजर, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटीज या फिर प्रोविजंस ऐसी कोई भी चीज है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड थर्ड, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जो सेगमेंट्स के बारे में AS या इंडेस के हिसाब से एप्लीकेबल FRF के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है टू प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज वो बराबर है या नहीं उसको भी कंसिडर किया जाएगा। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन भी नेसेसरी हो जाएगा एस इंडेक्स के हिसाब से, तो वो भी बराबर हुआ है या नहीं वो भी हम देखेंगे। ये तीन चीजें यहाँ पर कवर अप करती हैं, उसके बारे में हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करना है। SF500 की सीरीज के जो ऑब्जेक्टिव या स्कोप है उसमें जनरली इंपॉर्टेंस तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को ही दिया जाता है। चलिए, इसका जो समरी दी गई है वो हम समझते हैं। स्कोप ऑफ दिस essay deals with specific consideration by the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence with respect to inventory, litigation and claims and segment information in an audit of financial statements। ये जो भी ऐसे है वो इन्वेंटरी, लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कवर अप होता है। तो ऑब्जेक्टिव भी वही है ऑडिटर का, to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory, completeness of litigation and claims involving the entity, presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF, right? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें इन्वेंटरी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, पहले लिटिगेशन एंड क्लेम्स समझते हैं। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, जो भी कोई भी केसेस वगैरह चल रहे हैं एंटिटी के सामने, तो वो सारा का सारा प्रेजेंट किया है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर उसके बारे में लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो वो बराबर की है या नहीं, प्रोविजन करना था तो वो प्रोविजनिंग बराबर किया है या नहीं, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट करनी थी तो वो प्रेजेंट की है या नहीं, डिस्क्लोज की है या नहीं, वो हम देखेंगे, राइट। Auditors to perform audit procedures to identify litigation and claims by inquiry of management। लिटिगेशन एंड क्लेम्स कंप्लीट है या नहीं उसके लिए हम मैनेजमेंट को पूछेंगे, उनके साथ हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई क्या क्या लिटिगेशन एंड क्लेम्स चल रहे हैं, क्या है उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद उसका प्रोविजनिंग या कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट करना, उसकी अमाउंट वगैरह है वो बराबर है नहीं, वो हमें पता चल सकती है। फिर रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है वो हम चेक कर सकते हैं कि भाई वो बराबर है या नहीं। मतलब कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में से हमें पता चलेगा कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स क्या चल रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है, क्या क्या चीज है, क्योंकि जनरली मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स है वो तो हमें कंसिडर करनी है, और बोर्ड मीटिंग्स में उसके बारे में डिस्कशन भी हुआ हो सकता है, तो वो हमारे लिए ऑडिट एविडेंस बन सकता है। रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स, और तो और हमें लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स भी देखने चाहिए। क्यों लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स क्यों देखने चाहिए?
उनसे तो क्या पता चलेगा कि भाई क्या क्या एक्सपेंस हुआ है, वही पता चलेगा ना। नहीं, वो एक्सपेंस किसके लिए करे हैं, लाइक उससे पता चल सकता है ना कि लिटिगेशन एंड क्लेम का रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो मतलब कुछ हुए होंगे तो ये एक्सपेंस हुआ है। हाँ, तो लीगल एक्सपेंसेस में सिर्फ हमें अमाउंट नहीं देखनी है, हमारा पर्पस क्या होगा कि भाई ये एक्सपेंस हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, उसको हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि वहां से पता चल सकता है कि कोई ऐसे लिटिगेशन एंड क्लेम्स हो सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट या डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां से कंप्लीटनेस के बारे में हमें पता चल सकता है। राइट, तो ये तीन चीजें हमें कंसिडर करनी है। एक, इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट, सेकंड रिव्यू ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, एंड थर्ड रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट। ये तीन चीजों से हमें कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स पता चल सकता है। If the auditor assess risk of material misstatement, seek direct communication with entities external legal counsel। जहां पर रिस्क ज्यादा लग रहा है, कोई भी मैटर ऐसी लग रही है, तो वहां पर जो ऑडिटर है वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है विथ एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। विद इन एंटिटी जो है वो तो उनके साथ तो इंक्वायरी कर ही सकता है मैनेजमेंट या फिर इंटरनल लीगल काउंसिल, क्योंकि कुछ कुछ एंटिटीज होगी वहां पर लीगल डिपार्टमेंट्स भी होंगे, तो उनके साथ तो वो डिस्कस कर ही सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनसे भी अगर कम्युनिकेट करना जरूरी लग रहा है तो वहां पर भी कर सकते हैं, बट वो मैनेजमेंट की अप्रूवल के बाद ही कर सकते हैं, और वो प्रॉपरली देख कर ही कर सकते हैं। ऐसे ही जब मन चाहा तब हमने फोन कर लिया, ईमेल कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें मैनेजमेंट की अप्रूवल चाहिए, उसी के बाद वो हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। उनके जो भी वो काउंसिल का है मेंबर है, राइट, जो भी लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, उस केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो ऑडिटर को डायरेक्टली रिस्पॉन्स ना कर पाए, या फिर उनकी मर्जी की वजह से भी वो ना करे, ऐसा भी हो सकता है। वो हो सकता है ऐसे टेढ़ है, वो हमें जवाब ही ना दे, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फिर भी वो जवाब नहीं दे रहे, ऐसा हो सकता है। तो अगर वो जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई आप बताइए कि इस एंटिटी में कौन सा लिटिगेशन क्लेम्स चल रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसी जनरल इंक्वायरी का अगर वो जवाब नहीं देते हैं, तो हमें स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी होगी कि मतलब कि भाई ये सारे केसेस चल रहे हैं, मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि इस केसेस में इतनी लायबिलिटी आ सकती है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लिस्ट गलत है तो आप हमें बताइए कि क्या लिस्ट होना चाहिए, या फिर क्या क्या लिटिगेशन क्लेम और चल रहे हैं, वो बताइए। तो ऐसे स्पेसिफिक इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं, वो भी हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भेज सकते हैं। समझ में आना, उनका भी वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। If auditor is unable to communicate with external legal counsel, modify the opinion as per SS 705। अगर वो ऑडिटर है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केसेस में शायद हमें देखना होगा कि भाई क्या मॉडिफाइड ओपिनियन करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं, कम्युनिकेट थ्रू रिटर्न इंक्वायरी लेटर, थ्रू ईमेल वगैरह हम कर सकते हैं। कई बार उनको पर्सनली मिलना भी जरूरी लगता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है जो ईमेल वगैरह है उसमें वो इंफॉर्मेशन, वो जो भी मैटर चल रही है उसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उस केसेस में प्रेफर कर सकते हैं कि हम कम्युनिकेट करें इन पर्सन। वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, उनको हम इन पर्सन मिलेंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे जब भी मैटर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, या फिर मैनेजमेंट और जो लीगल काउंसिल है उन दोनों का ओपिनियन है वो डिफर हो रहा है। तो ऐसे केसेस अगर कुछ भी होंगे तो वहां पर हम इन पर्सन मिल भी सकते हैं, बट हाँ, वहां पर मैनेजमेंट जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही हमें मिलना है। वो हम डायरेक्टली उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते कि बाहर जाकर मिल लिए, राइट, उनको बताए बिना, ऐसा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में होना चाहिए। SF 501 के हिसाब से वही करना चाहिए, तब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं है, वो हमें मिलने नहीं आते हैं, या फिर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करते हैं, या फिर उनको मिलने के लिए उनका लॉ रेगुलेशन या फिर जो बॉडी का वो पार्ट है, एंड वो अलाउ नहीं करते, तो उस केसेस में हमें शायद मॉडिफाई ओपिनियन देना रहेगा। हाँ, अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो हमें कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मतलब वो रिटर्न ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते, या फिर इन पर्सन नहीं मिलते हैं, कोई भी रीजन से मैनेजमेंट अप्रूव नहीं करता, लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है, मैंने वो जो लीगल काउंसिल है उनकी इच्छा नहीं है, जो भी रीजन, डजंट मैटर, तो पहले तो हम करेंगे कि भाई क्या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और कोई तरीका है जहां से हम वो जो भी लिटिगेशन क्लेम्स है उसकी कंप्लीटनेस चेक कर पाए। अगर हाँ, तो वहां से करेंगे, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो तभी हम मॉडिफाई ओपिनियन देंगे,
राइट। पहले वो अगर मना कर रहे हैं, और दूसरा ये देखेंगे कि क्या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स पॉसिबल है। अगर दोनों ही पॉसिबल नहीं है तब हम एस 705 के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है? कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा यस। मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे? हाँ, क्वालिफिकेशन। क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ, क्वालिफाइड। हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन कब देंगे, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हम स्टेटमेंट परवेसिव हो तब। गलत। मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेसिव हो तब हम नहीं देंगे। जब मटेरियल बट नॉट परवेसिव हो तभी हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन पॉसिबल है कि ये जो मैटर है वो मटेरियल तो होगी बट परवेसिव है या नहीं। मटेरियल होगी तो ही हमें वैसे भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, अगर वो इमटेरियल है तो वो हम इतना नहीं ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें एक्चुअल में एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंट्री। तो यहाँ पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। मटेरियल एंड परवेसिव लग रहे हैं तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा। तो यहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन आ सकता है या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्लियर दर्शन, समझ में आया? यस। Okay. And obtain written representation that all known, actual, or possible litigation and claims have been disclosed to the auditor and appropriately accounted for as per applicable FRF. हमें मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर SF 580 होता है कि जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्होंने फुलफिल कर दी है। यहाँ पर हम लिटिगेशन और क्लेम्स के बारे में क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जितने भी नोन, एक्चुअल या फिर पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम्स मैनेजमेंट को जितना पता है उतने सारे के सारे वो एक्चुअल मतलब कि उनको पे करने ही है, या फिर पॉसिबल मतलब कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो सकती है, वो सारे के सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स है उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए हैं ऑडिटर को, एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां जहां पर वो डिस्क्लोज करना चाहिए था वहां वहां पर वो डिस्क्लोज कर दिया है। वैसा हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना है। पर हाँ, एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो क्या हम नई ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं करेंगे या दर्शन? ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक मतलब वो एक साइड वे है एक, बाकी हमें जो प्रोसीजर करते हैं वो तो हमें करनी ही है। हाँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है बट वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे और हम कोई भी ऑडिट प्रोसीजर नहीं करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें सपोर्ट कर सकता है, वो कोरबरेट कर सकता है अदर ऑडिट एविडेंसेस को, बट वो सिर्फ वो नहीं चलेगा। हमें अपने तरीके से SF 501 के हिसाब से तो ऑडिट प्रोसीजर्स करनी ही है। इसके ऊपर हम उनके पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे क्योंकि वहां पर गलती हो सकती है, राइट, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे एज पर SF 580। SF 580 भी आपको समझाया हुआ है इन नेक्स्ट चैप्टर 6 में है, तो वो भी हम कवर अप करेंगे, राइट। बट ये वन ऑफ द एग्जांपल हो जाएगा SF 580 का कि भाई लिटिगेशन और क्लेम के लिए तो हमें उसकी कंप्लीटनेस के लिए तो हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ही है, राइट। समझ में आ रहा है? इजी। यस, इजी। इसके बारे में एक क्वेश्चन है वो हम करते हैं। ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। On reviewing legal expenses account of Z Limited, CA Sunitha, auditor of company, finds that legal fees amounting to rupees 10 lakh was paid to B. लीगल एक्सपेंस चेक कर रहे थे जेड लिमिटेड का, ये सीए सुनीता ये ऑडिटर है। तो उन्होंने देखा कि भाई 10 लाख रुपीस पे किए गए हैं बी को, सॉरी बी जॉर्ज को, रेप्यूटेड लॉयर। जो बी जॉर्ज है वो रेप्यूटेड लॉयर है, उनको 10 लाख रुपीस की फीस पे की गई है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में ये जो बी जॉर्ज है जो रेप्यूटेड लॉयर है उनको 10 लाख रुपीस की लीगल फीस पे की गई है, वो सुनीता ऑडिटर है वो उन्होंने देखा। On inquiry of management regarding the purpose of such expenditure, evasive reply was received from management stating that a lot of work is performed by the said lawyer on behalf of the company. जब सुनीता ने उनको इंक्वायरी की उनके बारे में कि भाई ये 10 लाख रुपए किस लिए पे किए, तो मैनेजमेंट ने ऐसे ही ऊपर ऊपर से जवाब दे दिया कि भाई ठीक है बहुत सारा काम करते हैं हम लोग, उनके साथ बहुत सारे काम रहते हैं तो उन सभी के लिए पेमेंट किया होगा।
However, no specific details were provided. उसके बारे में इन डिटेल आंसर नहीं दिया, बस ऐसे ही उड़ा दिया जवाब को, राइट? She finds it proper to correspond directly with the lawyer. उनको जो ऑडिटर है उनको ऐसा लगा कि भाई अब डायरेक्टली रिस्पॉन्स करना, डायरेक्टली लॉयर जो है उन्हीं के साथ डिस्कस करना चाहिए. She obtains the address and mail ID of the lawyer from his professional service bill. जो भी वो लीगल फीस का जो बिल आया था उसमें उन्हें लॉयर का मेल आईडी और एड्रेस मिल गया, राइट? She shoots off an inquiry letter asking for the nature and status of litigation claims against the company on letterhead, on her letterhead. उन्होंने तो वो इंक्वायरी लेटर भेज दिया, वो जो भी लॉयर है उनको अपने लेटर हेड पर, ऑडिटर ने अपने लेटर हेड पर जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स है उसका नेचर एंड स्टेटस जानने के लिए उन्होंने लेटर फॉरवर्ड कर दिया, उनको सेंड कर दिया. Is her approach proper? Irrespective of the merits of the approach followed by her, what is she trying to achieve by corresponding with the lawyer of the company? क्या ये अप्रोच बराबर है सुनीता का? नहीं, उसे मतलब पहले मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सटर्नल पार्टी से फाइल करना चाहिए. हाँ, यहाँ पर मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन SF505 लिखना नहीं होगा, वो ध्यान में रखना है. ये SF501 के हिसाब से लिखना है. एक्सटर्नल मतलब कि ये जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनको वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते हैं. बेटर मैनेजमेंट को बताए, उनको भी मतलब लेटर अगर वो भेज रहे तो उनको भी पता होना चाहिए. लेटर की जो मैटर है वो जनरली मैनेजमेंट ड्राफ्ट करके देंगे, वो सेंड बाय द ऑडिटर होगा. अगर वो मेल आईडी भी अगर मेल कर रहे हैं तो उसमें भी सीसी वगैरह में तो मैनेजमेंट को रखा ही जाएगा. या फिर कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट भेजते हैं और ऑडिटर जो है उनको सीसी में रखा जाता है ताकि डायरेक्टली उनको भी रिस्पॉन्ड मिल सके, राइट? बट यहाँ पर जो सुनीता का अप्रोच है वो बराबर नहीं है, वो गलत है, राइट? और यहाँ पर ये जो लॉयर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि भाई वो बराबर है ना, उसके लिए कर रहे हैं. ये अप्रोच उनका गलत है, बाकी उनका जो इरादा था वो सही था, अप्रोच गलत है, तो वो नहीं कर सकते. चलिए इसका आंसर देखते हैं. ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, 5.32 पर दिया हुआ है. SF501 states that when audit procedure is performed indicate that material litigation or claims may exist, the auditor shall seek direct communication with the entity's external legal counsel. SF501 के हिसाब से अगर material litigation या claims अगर exist करते हैं तो auditor है वो direct communication कर सकता है with entity's external legal counsel. The auditor shall do so through a letter of inquiry prepared by management and sent by the auditor. ऑडिटर क्या कर सकता है, जो मैनेजमेंट ने लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर की है बाय मैनेजमेंट एंड सेंट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर भेजता है और प्रिपेयर कौन करते हैं, मैनेजमेंट. रिक्वेस्टिंग द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ऑडिटर, और उसमें रिक्वेस्ट करे जाती है कि भाई आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आप ऑडिटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए. Therefore, her approach in communicating with an external lawyer is not correct. She needs to make management aware of her intention to communicate directly with the lawyer. उनका जो इंटेंशन था, राइट, अगर उनको कम्युनिकेट करना है तो वो मैनेजमेंट को बताना चाहिए और मैनेजमेंट की अवेयरनेस उनको बताए, उनके बाद ही उनको कम्युनिकेट करना चाहिए. The letter of inquiry has to be prepared by management and sent by her. मैनेजमेंट प्रिपेयर करके देंगे और वो भेजेंगे, समझ में आ रहा है? पर यहाँ पर सुनीता ने खुद नहीं बनाकर खुद ही भेज दिया और मैनेजमेंट को बताया भी नहीं. Her purpose in corresponding with the lawyer of the company is to identify litigation and claim involving the entity which may give rise to risk of material misstatement. ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना है कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स जिस वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ सकता है वो बराबर है या नहीं. It is due to the reason that litigation and claims involving the entity may have a material effect on the financial statements and thus may be required to be disclosed or accounted for in the financial statement. ये जो भी litigation and claims जो भी है उसकी material effect हो सकती है financial statement में, तो वो बराबर है या नहीं, वो properly disclose किया है या नहीं, वो देखने के लिए उन्होंने ये procedure की. समझ में आ रहा है? उनका जो इरादा था, वो उनका जो पर्पस था वो बराबर था, बट वो अप्रोच, वो जो वे है वो एज पर SF501 नहीं है, इसीलिए वो गलत है. समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे थे.
फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने जो किया वो बराबर है या नहीं, तो उसका आंसर ये रहा। और सेकंड था व्हाट एवर द अप्रोच, वो बराबर है या नहीं। उसके अलावा भी हमें ये पूछा था कि भाई वो उन्होंने जो किया है वो बराबर है या, सॉरी, उनका पर्पस क्या, किस वजह से उन्होंने किया वो बताना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। जनरली स्टूडेंट्स है वो एक क्वेश्चन का, जब भी दो क्वेश्चन ऐसा पूछे जाते हैं और वो दोनों ही क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में होते हैं, तब वो जनरली एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। ऐसा कई बार होता है और उसी वजह से पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सभी का आप आंसर अच्छे से करें। राइट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। क्लियर, ये आंसर समझ में आ गया दर्शन? यस। राइट, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का ही आंसर हमें करना रहेगा। चलिए, तो ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में था। और ये दूसरा जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन पार्ट है वो देखते हैं। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें सेगमेंट इंफॉर्मेशन अलग से डिस्क्लोज रिप्रेजेंट की जाती है। सेगमेंट जो भी है वो जियोग्राफिकल बेसिस पर हो सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स वगैरह अलग अलग जगह पर उनके सेगमेंट्स है जहाँ से सेल वगैरह होता है, या फिर उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पर ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड आईएस की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करके सेगमेंट रिपोर्टिंग किया जाता है। Auditor to obtain audit evidence regarding presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF. ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं कि जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है रिगार्डिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन वो बराबर है या नहीं एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, वो चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे? अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जो भी सेगमेंट इंफॉर्मेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये इंफॉर्मेशन बराबर है या नहीं। एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, और उसके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे कि वो बराबर है या नहीं, मतलब कि प्रीवियस ईयर वगैरह से कंपेयर किया जाएगा, जो नॉर्मली सेगमेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है वो उसी के हिसाब से है या नहीं, वो चेक की जाएगी। राइट, तो अंडरस्टैंडिंग लेंगे और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, ये प्रोसीजर्स की जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। इसके बारे में एक क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वहां पर हम इन्वेंट्री के बारे में भी समझेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये लेक्चर हम यहां तक रखते हैं। क्लियर? ओके। इसमें कोई डाउट? नो नो। यहाँ पर ये जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव है वो फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे। बाकी ये तीनों जो समरीज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर जो दिया है वही सफिशिएंट है, इसको अलग से लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। राइट, क्योंकि ये मेजरली इंटर में ज्यादा डिस्कस किया है। इसके कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे, इन्वेंट्री वगैरह के जो हम कल क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, काफी प्रैक्टिकल भी है। राइट, तो चलिए यहाँ तक हमारा लेक्चर रखते हैं। यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी ये डेमो लेक्चर चल रहे हैं, चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट करेंगे तब तक ये डेमो लेक्चर चलेंगे। तो अगर आपको कल से अगर लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है 7 to 9, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज डू ज्वाइन। और ये इंटरेक्टिव जो लेक्चर्स है उनका पार्ट बनिए और भी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।